बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नेतन्याहू मंजर-ए-आम पे आ गया काफ़ी दिन के बाद, 5 दिन हो गए थे नेतन्याहू मंजर से गायब था। ये कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहला स्टेटमेंट आया है ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो किसी सूरत मुख्तलिफ नहीं है पुराने जो शहीद हो गए आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके स्टेटमेंट से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी यहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बड़ी शख्सियत को शहीद किया है, या इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और कोई बदलाव नहीं आया ईरान के अंदर, कोई सोच में तब्दीली नहीं आई। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जो स्टेटमेंट दिया है नए सुप्रीम लीडर ने, मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी भांजी और मेरी बीवी को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं सब्र करूँगा, अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र के साथ तकलीफ़ बर्दाश्त करूँगा, शोहदा के खून का हिसाब लूँगा। अब उन्होंने जो अमेरिका को और इसराइल को तंबीह की है या जो वार्निंग दी है वो मैं आपको बताता हूँ। मुश्तबा खामनेई का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी अड्डे बंद करे वरना हमले जारी रहेंगे, यानी ईरान हमले बंद नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक एक शहीद के खून का हम बदला लेंगे, हर उस शख्स के खून का हिसाब लेंगे जो हालिया जंग और हमलों में शहीद हुआ, अपने शोहदा के खून के बदले के हक से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जनाब एक अज़म है आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई का। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद होने चाहिए, जब तक वो बंद नहीं होंगे खित्ते में तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और वो कौम की हमायत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे कौम की बेहतर रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा दुश्मन अवाम को निशाना बना रहा है। ये उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख ले, और दुनिया ने देख लिया है कि ईरानी अवाम एक अजीम और मुत्तहिद कौम है। अगर अवाम की हमायत ना हो तो किसी भी रहनुमा की कोई हैसियत नहीं होती। दुश्मन ईरान और उसकी अवाम को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरानी कौम इत्तेहाद के साथ इन साजिशों का मुकाबला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ईरान का जो निशाना है वो अवाम नहीं है, वो अमरीकी फौजी अड्डे हैं। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बना रहा है, और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिर उन्होंने कहा कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। ईरान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा और शोहदा के खून का बदला लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब स्टेटमेंट है। पहला ही स्टेटमेंट बहुत सख्त है उनका, उन्होंने साफ कह दिया जनाब यहाँ से अड्डे लेकर जाओ। दूसरा उन्होंने कहा हमले हम बंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे जो हमारे साथ किया गया। चौथा उन्होंने कहा कि दुनिया देख ले कि ज्यादती हमारे साथ हुई है, हमने नहीं की। अब जो नेतन्याहू आया मंजर-ए-आम पे, ये 5 दिन के बाद आया, और नेतन्याहू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये किधर चले गए हैं, लेकिन अब पता चला कि नेतन्याहू ने किसी नामालूम मुकाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नेतन्याहू ने, इसमें मीडिया उनके सामने मौजूद नहीं था, यानी नेतन्याहू कैमरा पे था, लेकिन मीडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन आ रहे थे, सामने मौजूद नहीं था। वो उस तरीके से नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप बैठ जाएं मीडिया में और सामने आ जाएं। नेतन्याहू की जान को खतरा है, और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि नेतन्याहू शायद मौजूद ही नहीं है यरूशलेम में या इजराइल में, ये कहीं बाहर निकल गया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा टाइम जो है वो अपने जहाज़ में गुजारता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, अलग अलग किस्म की बातें नेतन्याहू के बारे में की जा रही हैं, लेकिन एक्जैक्टली कोई नहीं जानता। हाँ, ये सबको पता है कि नेतन्याहू ईरान का सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरानियों के अंदर ये गम गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि वो भी टारगेट को हिट करें। नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनमें चंद बातें अहम हैं। एक तो नेतन्याहू ने कहा कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो, खासतौर पे नेतन्याहू ने बात की इंतहा पसंद इस्लाम की, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन कैसे कर सकता है? यानी जितना इसराइल ने मारा मासूम बच्चों को और खवातीन को, उतना तो किसी ने नहीं मारा, और नेतन्याहू को एक रजिस्टर्ड वॉर क्रिमिनल के तौर पर दुनिया में देखा जाता है। बाकायदा नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब वही नेतन्याहू जो है वो पूरी एक उम्मत को या पूरे एक मजहब के मानने वालों को वो टारगेट कर रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? देखिए ना, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ जाएं और उसके ऊपर आप अटैक कर दें और आप कहें दहशतगर्द हैं। सवाल यह है कि जितने बच्चे शहीद हो गए या जितनी खवातीन शहीद हो गई, अभी जो लड़ाई हुई उसमें लगभग 20,000 बच्चे और 33,000 खवातीन गजा में सिर्फ शहीद हुई हैं। ईरान के अंदर जो बच्चे जख्मी और शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1100 है। इसी तरह बैरूत के अंदर खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है लबनान में। तो क्या ये सारे दहशतगर्द हैं या ये इंतहा पसंद है? ऐसा तो नहीं है। अब वो शिया और सुन्नी को एक ही नज़र से देखते हैं। मैंने एक दिन पहले भी वीलॉग में कहा था कि शिया सुन्नी डिवाइड से बाहर निकलना चाहिए और सबको इंसानियत के लिए और दुनिया में अमन लाने के लिए मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। मुसलमान मुल्क अगर मिलकर किरदार अदा करेंगे तो शायद बेहतरी जल्दी आ जाएगी खित्ते में। जितना डिवाइड रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो इससे जंगें बढ़ेंगी। अगर मिलकर दबाव डालेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। जैसा कि अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा कतर से आया था, जैसा एक स्टेटमेंट सऊदी अरब से माजी में आया था, जैसा स्टेटमेंट हमने अभी हाल ही में देखा कि जो ओमान से स्टेटमेंट आया, बड़ा शानदार स्टेटमेंट है। इसी तरह से अभी तुर्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि ईरान की जंग जो है वो फौरी तौर पर बंद की जाए। ईरान हुकूमत गिराकर खाना जंगी इंतशार, फसाद या तकसीम की इजाज़त नहीं देंगे हम। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, खित्ते के अमन को बहाल किया जाए।
ये बड़ी दिलेर स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दी है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने। अब नेतन्याहू ने एक तो इस्लाम चाहे सुन्नी हो या शिया हो उसको लेकर के उन्होंने तनकीद की और एक पूरी कौम को टारगेट किया जो नामुनासिब है, उसको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बड़े लंबे अरसे से यही कर रहा है। नेतन्याहू के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और वो ईरान के खिलाफ बड़े लंबे अरसे से ये प्लान कर रहा था कि लड़ाई हो जाए। ये अब अमेरिकन भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे एक मैक्स ब्लूमेंथल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर कुछ हकायक सामने आए। मैरियो नोफेल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इनको मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था और बड़े शानदार सहाफ़ी हैं। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि एक ऑडियो लीक हुई है और ये जो ऑडियो लीक हुई है ये आईपैक के सीईओ की ऑडियो है जो लीक हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है। उसमें वो बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि जॉन रेडक्लिफ हो, मार्को रूबियो हो या माइक वॉलेट्स हो, ये वो लोग हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, लेकिन वो इसराइल के साथ या मुसाद के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर्व कर रहा है इसराइल को, वो अमेरिका के लिए नहीं कर रहा, वो एक्चुअली जो इसराइल चाहता है वो कर रहा है। अब इस किस्म की ऑडियो लीक होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मजीद क्लियर हो गई हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि 40 साल से इस मनसूबे पर काम किया जा रहा है कि ईरान को ख़त्म किया जाए और 30 साल पहले ये आश्कार भी हो चुका था, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये लड़ाई कभी भी अमेरिका की लड़ाई नहीं थी ना, अमेरिका को इसमें कोई खतरा था, लेकिन अमेरिका की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से इसराइल ने इस्तेमाल किया और इस लड़ाई के अंदर उनको धकेल दिया। अब वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश तो कामयाब हुई नहीं, वो नेतन्याहू मान भी गया। उन्होंने कहा ईरानी अवाम की कोशिशों के बगैर हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टाया जा सकता, हमें उम्मीद है कि हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत ना भी गिरी तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएगी, यानी इस बात का नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि हुआ ये कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ये हुकूमत ज़्यादा मजबूत हो गई, वो ज़्यादा तगड़ी हो गई। इस बात का ना तो आइडिया था अमेरिका को और ना ही आइडिया था इसराइल को, इनकी कैलकुलेशन कुछ और थी। यानी अगर आप ये देखना चाहें कि डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बड़े अहम मंसूबे थे जिन पे वो अमल दरामद करना चाह रहे थे इस जंग के जरिए से, या कौन से वो टारगेट थे जिनको अचीव करना था, 4 हदफ थे जो मुकर्रर किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सेट किए हुए थे कि ये हमने करना है। अब नंबर 1 तो ये था कि हुकूमत तब्दील की जाए वहाँ पे, तो हुकूमत तब्दील हो सकी नहीं, बल्कि वो ज़्यादा मजबूत हो गई। नंबर 2 ये था कि अस्करी तौर पर मुकम्मल तबाही फैला दी जाए और मफलूज कर दिया जाए ईरानी फौज को। क्या ये हो सका? अगर ये हो जाता तो आपने हरमज़ पे इस वक्त ईरान का कंट्रोल ना होता। वो अभी भी मिसाइल मार रहे हैं, उन्होंने को 42वीं लहर मिसाइलों की भेजी है इसराइल की तरफ और वो एक एक करके टारगेट अचीव कर रहे हैं, वो लड़ाई बंद ही नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है दूसरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी एटमी और मिसाइल प्रोग्राम हमने खत्म करना है, तो मिसाइल तो अभी भी मार रहा है ईरान, और एटमी प्रोग्राम के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 6 महीने पहले जून 2025 में कहा था कि हमने खत्म कर दिया। तो जब वो खत्म कर दिया था तो अब कैसे शुरू हो गया? तो ये हर मरतबा एक दावा करते हैं, आज भी ईरान के पास वो सलाहियतें बाकी हैं। चौथा ये था कि जो ईरान का एक प्रॉक्सी नेटवर्क है पूरे खित्ते के अंदर, वो ख़त्म कर दिया जाए। यानी ईरान जो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को या हमास को या बाकी जगहों पे जो सपोर्ट करता है, वो नेटवर्क ख़त्म हो जाए, या हौसियों को सपोर्ट करता है, वो और तगड़े हो गए। और अब वो ऐसा लगता है कि मिशन डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नहीं हुआ। यानी जो 4 बड़े अहदाफ थे, चारों डोनाल्ड ट्रंप हासिल करने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा बार बार करते हैं कि जी हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है इस लड़ाई का। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब दुनिया में पेट्रोल महंगा होता है तो अमेरिका को उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि अमेरिका अपना पेट्रोल जो है, इजाफी बहुत ज़्यादा पेट्रोल है हमारे पास, तो हम दुनिया को महंगा बेच देते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इस वक्त इस जंग में जो पेट्रोल महंगा हुआ उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? वो रशिया ने उठाया। रूस जो है उसके ऊपर जो पाबंदियां थी वो अब उस तरह से नहीं है। दुनिया रशिया से पेट्रोल लेना शुरू हो गई है और रशिया के जहाज़ों को कोई नहीं छेड़ता, वो जा रहे हैं दुनिया में और पेट्रोल दे रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ खलीज से पेट्रोल रुक गया तो कहीं से तो पूरा करना था, तो रशिया ने अपनी रसद बढ़ा दी है। अच्छा, 2 लोग अपना पेट्रोल ज़्यादा कर चुके हैं। एक तो ईरान पहले से ज़्यादा पेट्रोल रवाना कर रहा है इसी खित्ते में से, तो ईरान ज़्यादा पैसा बना रहा है पेट्रोल की मद में। और दूसरा अगर आप देखें तो रशिया का पेट्रोल पहले से ज़्यादा बिक रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक $150 मिलियन इजाफी रोज़ाना कमा रहा है रशिया। जितने पैसे रोज़ कमाता था उससे $150 मिलियन ये रोज़ाना रूस कमा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन की मदद करने के लिए, उसको असला देने के लिए यूरोपीय ममालिक अपना हेल्थ का बजट, अपना एजुकेशन का बजट, वो उसको कम कर रहे हैं। रिपोर्टें हैं, आप जाके पढ़ लें। यानी यूरोपीय ममालिक अपना हेल्थ का और एजुकेशन का बजट कम कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को हथियार दें और मुकाबला करें रशिया का। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो इकदाम उठा लिए हैं उनके बाद रशिया को वैसे ही फायदा हो रहा है कि उनका पेट्रोल ज़्यादा बिक रहा है और वो इजाफी $150 मिलियन रोज़ाना का कमा रहा है। तो रशिया की तो चांदी हो गई। अब ये जो यूरोपीय ममालिक है इनको जाके पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से कि आप तो कहते हैं मुनाफा आपको हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चांदी हो गई है पुतिन की और पैसा बना रहा है रशिया। और इंडिया जो है वो रशिया का तेल खरीद रहा है। अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है, अमेरिका ने उनको इजाज़त दे दी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान को इजाज़त नहीं मिलती। हालांकि फेवरेट फील्ड मार्शल पाकिस्तान वाला है, हालांकि सबसे अच्छा वज़ीर आज़म जो आंखें भी मारता है, पॉलिश भी करता है, तारीफें भी करता है, सलूट भी मारता है, जब कहो खड़ा हो जाता है, जब कहो बैठ जाता है। तो ऐसा वज़ीर आज़म भी कहीं नहीं मिलेगा ना। इतना अच्छा टॉय तो चाइना भी नहीं बनाता जितना अच्छा उनको मिला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। तो फेवरेट बंदे यहाँ पे है, लेकिन फ़ायदा इंडिया को हो रहा है। यानी पाकिस्तान से लिया जा रहा है टैरिफ 19% और इंडिया से 18%।
यानी इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी 2 दर्जे बेहतरी होगी और पाकिस्तान की 2 दर्जे तनजली हो गई। इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान के वीजाज के ऊपर पाबंदियां लगा दी अमेरिका ने। अब अगर ये सारी चीजें प्लस माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 2-3 लोग पसंद है पाकिस्तान में, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का काम करते हैं। लेकिन बतौर मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पसंद है, वो फायदा इंडिया को दे रहा है, कारोबार इंडिया के साथ कर रहा है। अभी रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर वो एक बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका में हो रही है। लिहाजा अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ रहेगा, पहले भी था। पाकिस्तान में सिर्फ उनको 2-4 कठपुतलियां मिल गई हैं फॉर द टाइम बीइंग। और देखें ना, अभी ये बात अमेरिकन कह रहे हैं, उनके दिफाई तजियाकार भी कह रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बगराम एयरबेस होती तो हम ईरान के ऊपर ज्यादा बेहतर अटैक कर सकते हैं। अब जब से उन्होंने कहा है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए, तब से अब तक पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान पर बार बार अटैक करती है और वजह हमें यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी बड़े लंबे अरसे से हो रही है और इसकी वजह सिर्फ आप अफगानिस्तान की हुकूमत में तलाश नहीं कर सकते। इन दहशतगर्दों को बनाया किसने, लाया कौन, बसाया किसने, जब तक आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और जब तक आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आपको बैठकर ये करना पड़ेगा, आप सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के जरिए से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पे। द स्पेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में $900 अरब का नुकसान हुआ उनकी स्टॉक मार्केट में। ये नाज़रीन हालात है वहां पे कि उनकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट उनकी डूब रही है। और ये नुकसान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने एक जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोग क्या बिलीव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई छेड़ी थी इसलिए कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाए। और इसका सबूत यह है कि बराक ओबामा की दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि बराक ओबामा अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए कि बराक ओबामा के अंदर डायलॉग्स के जरिए से मसला हल करने की कैपेसिटी नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट था और डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह बात थी कि जब भी ईरान के ऊपर अटैक कोई करेगा तो उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शिकंजे में फंस गया, ये एप्स्टीन फाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, दीगर इश्यूज हैं अमेरिका के अंदर बहुत सारे। अमेरिका के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, जो बाकी मामलात हैं, लोग बहुत नाराज हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं है। तो इस वजह से इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने देखा कि ईरान पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये अटैक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिका ने किसी मुल्क पे अटैक किया और उल्टा पड़ गया। वो इंतहाई गैर मकबूल किस्म का एक फैसला है। और अमेरिका की आवाम क्या समझती है, ये आप देखें। अमेरिका की आवाम से जब पूछा गया कि उनके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्यों किया, तो उनकी अक्सरियत यह कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह सारा कुछ करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाना है। यानी अवाम की अक्सरियत यह समझती है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि वो एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं और यह अवामी सर्वे के अंदर आ गई चीज। तो यह एक हकीकत भी है और बहुत सारे सियासतदान भी ये इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे जाती तौर पर भी यही लगता है कि जिस किस्म की वो फाइल है, जिस किस्म की चीजें उसमें आ गई हैं, अमेरिका जैसी सोसाइटी में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये गड़ा है। अब एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है, डोनाल्ड ट्रंप बीच में खड़ा है, समझ नहीं आ रही। एक पंगा ले लिया ईरान के साथ लड़ाई का, वो मतलूबा अहदाफ भी हासिल नहीं हुए, अब लोगों को भेज भेज के कह रहे हैं जनाब सुलह करवा लें। वो सुलह करने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 1 घंटे के अंदर हम ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा किया नहीं। देखें, ये ग्रिड के ऊपर मारेंगे और जो तवानाई का पूरा सिस्टम है ईरान को, उसको तबाह कर देंगे। ये अमेरिकन को इसका आइडिया है ये कैसे करना है, ये इजरायली भी जानते हैं कि ये कैसे करना है। और उसके बाद ईरान में एक शटडाउन हो जाएगा, ईरान के अंदर बिजली का सारा निज़ाम दरमरम हो जाएगा और फिर वहां बिजली नहीं होगी। लेकिन इसके बदले में ईरान क्या करेगा, तो वो स्टेटमेंट भी आप देख लें। जैसे ये स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम 1 घंटे के अंदर ईरान की बिजली पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब इसका जवाब है वो डॉक्टर अली लारंजानी, ये उन्होंने जवाब दे दिया ईरान की जानिब से और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ऐसा करता है, यानी वो हमारी बिजली बनाने की सलाहियत या तवानाई का सारा सिस्टम जो है उसको दरम बरम कर देता है, तबाह कर देता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा और ये अंधेरा अपनी जान बचाकर भागने वाले अमेरिकी फौजियों का शिकार करने के लिए भरपूर मौका फराहम करेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? उनका मतलब यह है कि अगर हमारे आप एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह कर देंगे तो हम पूरे खित्ते का तबाह कर देंगे। यानी फिर उसके बाद किसी मुल्क के अंदर लाइटें नहीं जलेंगी, उसके बाद किसी मुल्क के अंदर जो है बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होगा। और अगर बिजली बंद हो गई और पावर सोर्सेज आपके खत्म हो गए तो उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस हैं वो भी रुक जाएंगे और जो लोग यहां से निकलना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकन फौजी हैं या कोई भी हैं, वो निकल नहीं पाएंगे और ज्यादा वुल्नरेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर ज्यादा हमले करना आसान हो जाएगा, उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जनाब अली लारंजानी ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के जवाब में। अच्छा, यही स्टेटमेंट जो है वो ईरान के फौजी जो तर्जुमान है उन्होंने भी, जैसे DJSPR हमारे ऐसे उनका भी फौजी तर्जुमान है, उन्होंने भी ऐसे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम पूरे मशरिक़ वुस्ता की गैस और तेल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में बड़ी और खतरनाक कशीदगी को जन्म देंगे। देखिए, ये बात सबको समझ जानी चाहिए कि ईरान ने अभी तक जो कहा वो उसने करके दिखाया। जब इन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका और इसराइल ने कहा कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उन्होंने पहले कहा था कि हम आपके जितने फौजी अड्डे हैं सबके ऊपर अटैक करेंगे, हम आपके बहरी बेड़ों के ऊपर अटैक करेंगे, हम इसराइल के ऊपर वापस अटैक करेंगे। जो जो ईरान ने कहा उसने वो किया।
जिस तरह के हमले ईरान के ऊपर हुए उस तरह के हमले उन्होंने वापस किए। और अब ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया तो हम पूरे खित्ते की सारी बिजली बंद कर देंगे, फिर तेल के और गैस के जो ज़खायर हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। और ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरे रीजन का कि कई सालों तक इनकी कमर सीधी नहीं होगी। अरब ममालिक को हर हाल में ये जंग रोकनी होगी। याद रखिएगा कि अरब ममालिक डिज़ाइन ही नहीं हुए जंग के लिए। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का है। वो शीशे के बने हुए मुल्क हैं, बहुत खूबसूरत, बड़े हसीनो जमील, वो पुरअमन रहने में उनकी बका है। लड़ाई करेंगे तो उनकी बहुत कीमती चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। वहाँ पे अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं। तो अरब ममालिक को जंग सूट नहीं करती, हर हाल में उन्हें जंग खत्म करनी है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता हूँ, एक तैयारा भी तबाह हो गया। एक और तैयारा है ये अमेरिका का। हर दिन कोई ना कोई अमेरिका का बड़ा नुकसान हो जाता है और कोई ना कोई खबरें आती रहती है। कभी तैयारा इराक में गिर गया, कभी ईरान में गिर गया, कभी तैयारे जो हैं वो कुवैत के अंदर गिर गए, कभी कहीं और गिर गया। तो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, उनके रडार सिस्टम तबाह हो गए। और अब जो फ़िज़ा है पूरी मशरिक़ वस्ता की, वो ईरान के लिए उस लेवल तक खुली है कि उनके मिसाइल में देख रहा था जाते हैं और जाके लगते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहाँ पे 4 इंटरसेप्टर्स ने ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश की और वो चारों को डिसीव करके जाके टकरा गया। तो अब जो मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, वो इतने आराम से कंट्रोल नहीं हो रहे। तो रीफ्यूलिंग करने वाला एक तैयारा है KC-135, ये अमेरिकी फ़िज़ाइया का तैयारा इराक में गिरकर तबाह हो गया। 6 लोग इसमें भी बैठे हुए थे। तो अमेरिका का जंग में नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, हथियारों का नुकसान हो रहा है। और सबसे बढ़ के जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जा रही है। जो चौधराहट उसके पास थी, जो क्राउन उसके सर के ऊपर था, वो उसके हाथ से निकल रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।